नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। बीएसटीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बार फिर से कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेसियों पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने पवई में आयोजित जनसभा में लाडली बहना योजना को लेकर खड़े किए जा रहे सवाल पर कांग्रेसियों को जवाब दिया। उन्होंने महिलाओं से कहा कि अगर कांग्रेसी घर आए तो सबक सिखाना। इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इसके बाद हम करेंगे खास पैनल के साथ इसी मुद्दे पर चर्चा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पन्ना के पवई विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पवई को कई विकास कार्यों की सौगात दी। मंच से कई बड़े ऐलान भी किए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला भी बोला। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर बोला तीखा हमला। महिलाओं को कांग्रेसियों को सबक सिखाने की कही बात। लाडली बहनों को पैसे दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। कांग्रेस एक के बाद एक कई राज्यों में हारती जा रही। अब कांग्रेस देश से साफ होती जा रही। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, कांग्रेसी कहते थे कि लाडली बहनों को सरकार पैसे कहां से देगी, इनके पास पैसे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए जवाब है। लाडली बहनों को राशि दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेसी बोलते हैं कि पैसे देते हैं तो महिलाएं दारू पी जाती हैं। ऐसे में यदि कांग्रेसी घर आए तो महिलाएं उनकी खबर जरूर लेना। उन्होंने यह भी कहा कि यही वजह है कि एक के बाद एक कई राज्यों में कांग्रेस हारती जा रही है। अब देश में कांग्रेस साफ होने जा रही है। 1,500 से जोड़ो तो 18,000 रुपया साल। ये उन कांग्रेसियों को जवाब है जो कहते थे चुनाव तक रहेंगे, बाद में देंगे नहीं, इनके पास पैसे नहीं है, कहां से लाएंगे। सुन लो कांग्रेसियों, राख खोल के देख लो, पूरे प्रदेश में करोड़ों बहनों को हम राशि दे रहे हैं और देते रहेंगे, देते रहेंगे। ये बेईमान कांग्रेसी कहते कि बहनों को पैसे दोगे तो बहनें दारू पी जाती है। बहनें याद रखना, जब कभी दरवाजे कांग्रेसी आए तो खबर जरूर लेना उसकी, जो उसकी दुर्भावना है, भूलना मत। ये भाव होना चाहिए। इसीलिए कांग्रेसियों की देश भर से झाड़ू लग रही है। एक एक करके सारे राज्य हारते जा रहे हैं और हारते जाना भी चाहिए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। जैसी आपकी भावना है, भगवान वही आपको हाल करने वाला है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत के पीछे एक बड़ी वजह लाडली बहन योजना भी है। इन्हीं बहनों ने बीजेपी को सत्ता की चाबी सौंपी थी। यही कारण है कि कांग्रेस आधी आबादी से जुड़े किसी भी मुद्दे को नहीं छोड़ना चाहती। शुरू से ही विपक्ष लाडली बहना योजना को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष के इस हमले का बीजेपी समय समय पर करारा जवाब भी दे रही है। भोपाल से बीएसटीवी के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो ये कांग्रेस पर सीधा वार है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। समझते हैं तीन खास मेहमानों के साथ। योगेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है। अंबिका शर्मा जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, स्वागत है। रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत है आदरणीय रमेश जी का। शुरुआत करते अंबिका जी से। अंबिका जी, लाडली बहना योजना को लेकर एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने ये कहा कि जिन लाडलियों को सरकार प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है, उन लाडलियों को कांग्रेस पार्टी बहनों को शराबी कहती है। और वो बहनों से ये कह रहे हैं कि जब कांग्रेस वोट मांगने आए तो उन्हें बाहर कर देना, उन्हें घर में आने मत देना। उन्हें घर में आने मत देना। मुख्यमंत्री का ये बयान सार्वजनिक तौर पर महिलाओं से जिस प्रकार से वो संवाद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई भी कांग्रेस सीधा सीधा मुख्यमंत्री जी की मानसिकता को दर्शाता है। कि मुख्यमंत्री जी जो प्रदेश समान शिष्टाचार की अपेक्षा करता है, संसद केवल उनके हो तो एक प्रदेश के लिए बड़ी कैसे के आज में मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री का नहीं कहा है, शब्दावली तहत। चलिए मैं आता हूँ शर्मा जी आपके पास, थोड़ा कुछ साउंड की समस्या हो रही है। योगेश जी का रुख करते हैं। योगेश जी, इन बयानबाजियों पर सियासत भी हो रही है। शर्मा जी से अभी हम रिएक्शन ले रहे थे, पर डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बात कह रहे हैं कि साहब कांग्रेसी शराबी कहते हैं बहनों को, कांग्रेसी बहनों को बदनाम करते हैं, और आप लोग ये कह रहे हैं कि जब वोट मांगने आए तो फिर घुसने भी मत दीजिए, घर में भी मत घुसने दीजिए, भगा दीजिए वहां से। देखिए विवेक जी, डॉक्टर मोहन यादव जी मातृशक्ति को लेकर यकीनन बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण का जो प्रोग्राम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद से शुरू हुआ है, उसके मद्देनजर चाहे शिवराज सरकार रही हो चाहे डॉक्टर मोहन यादव की सरकार, निश्चित रूप से मातृशक्ति के प्रति भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारें हमेशा से संवेदनशीलता के साथ काम करती रही हैं। उन्हें बहुत दुखित हृदय से उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि कांग्रेस अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जिस प्रकार हमारी माँ बहन बेटियों को संबोधन दिया कि मध्य प्रदेश की महिलाएं शराबखोरी करती हैं, इसके पहले वो महिलाओं में रस और चाशनी ढूंढते हुए नजर आए। तो कांग्रेस पार्टी के नेता और उनकी जो नीयत है, जो उनकी समय समय पर जो कथनी सामने आई है, और बाद में जो स्पष्टीकरण ये लेकर आते हैं, उससे ये साबित होता है। देखिए, एक तो कांग्रेस पार्टी का नैतिक पतन वैसे ही हो चुका है। दुष्कर्मियों को इन्होंने नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पद पर नवाजा हुआ है। दोनों पदों पर दुष्कर्म के आरोपी विराजमान है जी। बावजूद इसके ये महिला अपराध की बात करते हैं, दुष्कर्म की बात करते हैं, और महिलाओं के प्रति असम्मान की भावना रखते हुए समय समय पर इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, तो निंदनीय है। और इसी को तारतम्य मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा है कि ऐसे लोग जब घर में आए ठीक है तो घुसने मत देना। चलिए, मैं आदरणीय रमेश जी से सवाल करता हूं और पूछता हूं कि सियासत में ये जो वार्तालाप है ये किस ओर है। रमेश जी, मोहन जी कह रहे हैं कि अब कांग्रेस देश में खत्म होती जा रही है, और बहनों को लेकर जो बात कही है कि आपत्तिजनक बात कांग्रेस ने कही, इसलिए मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेसियों को खदेड़ दो। देखिए, स्वाभाविक रूप से दो बात हैं विवेक जी। एक तो महिलाओं को लेकर के सरकार की नीतियां, इसमें कोई शक नहीं कि मध्य प्रदेश सरकार देश में पहली ऐसी सरकार है, ये शिवराज जी के समय शुरू हुआ था। उन्होंने लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, ये जो योजनाएं शुरू की थी, जननी सुरक्षा योजना, ये जो योजनाएं शुरू की थी, इनका कहीं ना कहीं दूसरे और प्रांतों ने भी इनका अनुसरण किया। कांग्रेस के राज्य सरकारें जहां रहे हैं उनकी, उन्होंने भी इसका अनुसरण किया। तो महिलाओं को लेकर के कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश देश में अग्रणी है। अब फिर ये जो लाडली बहना योजना लागू हुई है, स्वाभाविक रूप से इसमें पैसे बराबर महिलाओं को तो जा रहे हैं, और यही कारण है कि पूरे देश भर में आप अगर देखेंगे तो भाजपा को जो वोट मिल रहा है महिलाओं का, कहीं ना कहीं अपेक्षाकृत ज्यादा मिल रहा है। इसका हमने उदाहरण बिहार में भी देखा। तो कुल मिलाकर के ये बात भाजपा इसको कह सकती है कि महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा प्राथमिकता दे रही है। अब दूसरी बात आती है राजनीतिक टिप्पणियों की जी। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से राजनीतिक टिप्पणियां हो रही हैं, तो उसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं एक हल्कापन उसको हम कह सकते हैं मोटे तौर पर, और एक दूसरे से इस समय अब मुद्दे की बात कम, एक दूसरे पर आरोपात्मक भाषा का ज़्यादा उपयोग हो रहा है। भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगाती है, कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगाती है। इसके अलावा एक और परिवर्तन राजनीति में आया है, कहीं ना कहीं कोई एक बिंदु, एक शब्द या एक वाक्य ऐसा पकड़ करके फिर दूसरे पर हमलावर होना, मैं समझता हूं ये राजनीति में आ गया है। मोहन यादव जी का जो वक्तव्य है, यद्यपि उन्होंने बड़े चुटकुले अंदाज में, व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा है, लेकिन वो उसी राजनीति का एक हिस्सा है, और वो जो महिला वोट बैंक है भाजपा की, उसको बनाए रखने का एक उनका एक अभियान है जी।
चलिए, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। एक बात मैं ज़रूर आपसे पूछूंगा नेक्स्ट चर्चा में कि क्या अब महिलाएं पूरी तरह से एक सॉफ्ट टारगेट हो गई हैं? सिर्फ टारगेट इस बात को लेकर नहीं, बयानबाजी, टारगेट इस बात को लेकर भी, वोट का टारगेट। मैं पूछूंगा रमेश जी से। एक बार फिर से अंबिका जी का रुख करते हैं। अंबिका जी, ये बात तो एकदम आमने सामने की है। हमने बिहार चुनाव में भी देखा, वहां पर महिलाओं के खाते में राशि पहुंचाना गेम चेंजर साबित हुआ। उस पर चर्चा बहुत कम हुई। महाराष्ट्र में भी वो गेम चेंजर हुआ, मध्य प्रदेश में भी गेम चेंजर हुआ। कांग्रेस के पास क्या मेगा प्लान है? मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि साहब कांग्रेसियों को गली में मत घुसने दो। उनकी बात का अगर असर हो गया तमाम जगह पर, तो कांग्रेस के लिए कोई चैलेंज? देखिए विवेक जी, माननीय मुख्यमंत्री का बयान घोर आपत्तिजनक है। जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि आप कांग्रेसियों की खबर लीजिए, आप आने मत दीजिए कांग्रेसियों को, और ये अप्रेरित कर रहे हैं महिलाओं को कि आप असभ्यता से पेश आए, आप अभद्र व्यवहार करें कांग्रेसियों से। जब प्रदेश का मुखिया इस प्रकार की बात कर रहा है तो उससे पूरा प्रदेश शर्मसार हो रहा है। प्रदेश के मुखिया को कम से कम राजनीतिक शिष्टाचार का परिचय देना ही चाहिए। इसी प्रकार से अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सभा के दौरान पंचायत सचिवों के खिलाफ, सहायक सचिवों के खिलाफ भी एक असंसदीय शब्द का प्रयोग किया था। ये इनका सत्ता का जो मद है इनके सर पर चढ़कर बोल रहा है। इनके कई मंत्रीगण पहले इसी प्रकार की शब्दावली बोल चुके हैं। अब आज स्पष्ट हो गया है कि माननीय मुख्यमंत्री की ही सह है कि आप बिल्कुल पूरी तरह से असंसदीय होकर जो राजनीतिक मर्यादा है, सार्वजनिक जीवन की मर्यादा है, उसको ताक पर रखकर और पूरे तानाशाही तरीके से आपको अपना आचरण जनसामान्य के सामने रखना है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पुलिस ऑफिसर पुलिस का दरोगा बात कर रहा हो। ये मुख्यमंत्री जैसे पद की गरिमा पर बैठा हुआ व्यक्ति इस प्रकार की बात करे तो निश्चित रूप से प्रदेश को शर्मसार करने वाली ये बात है कि हमारे मुख्यमंत्री जी इस प्रकार की शब्दावली बोल रहे हैं। अरे ठीक है भाई, आपके गेम चेंजर हुआ, आपने क्या किया? चुनाव आयोग आपकी जो अनियमितताएं हैं, चुनाव आयोग की जो आचार संहिता आपने पूरी तरह से ध्वस्त की। आचार संहिता लगने के बाद आपने 10-10 हजार रुपए डाले हैं। अगर कोई कांग्रेसी किसी व्यक्ति से छोटी सी गलती हो जाती तत्काल एक्शन ले लेता और चुनाव आयोग आंख में मुंदे बैठा रहा। ये तो बिल्कुल तथ्य है, फैक्ट है कि आचार संहिता के बाद इन्होंने 10,000 रुपए डाले। हमारा निवेदन ये है कि पहले इनके मंत्रीगण विजय साय जी भी हमारी बहन सोफिया कुरैशी के खिलाफ बोल चुके हैं, उसको आतंकवादी की बहन कहा। इसके बाद विजय वर्गीय साहब ने भी बच्चियों के कपड़ों पर टिप्पणी की और प्रहलाद पटेल तो यहाँ की जनता को भिखारी, जो जनता जनार्दन उसको भिखारी कह चुके। ऐसा लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बिल्कुल ऐसी ही घटना हो रही है, ऐसे ही मुख्यमंत्री हैं। एक कहावत हमारे बुंदेलखंड में है, एक लड़का बड़ी असभ्यता के साथ टॉयलेट कर रहा था, पेशाब कर रहा था, वो माना है बिल्कुल खुले में। तो किसी सभ्य आदमी ने कहा कि भाई हम तुम्हारे पिता से शिकायत करेंगे, और वो पिताजी के पास गए तो पिताजी चक्कर खा के पेशाब कर रहे थे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के पास क्या शिकायत करने जाएंगे? मुख्यमंत्री जी के जो बेलगाम मंत्री हैं उन पर क्या नियंत्रण करेंगे, कंट्रोल करेंगे? ठीक है, ये तो साफ जवाब लेते हैं जी, आपकी बात पर जवाब ले लेते हैं। मुझे लगता है योगेश जी अपनी बारी का इंतजार कर रहे होंगे। योगेश जी क्या कहेंगे? नहीं, देखिए विवेक जी, माननीय मुख्यमंत्री ने इस प्रकार की कोई असंसदीय भाषा तो बोली नहीं जितना प्रताड़ित अंबिका शर्मा जी या कांग्रेस के लोग नजर आ रहे हैं। उन्हें स्पष्ट तौर पर घोर आपत्तिजनक बता रहे हैं गुप्ता जी, वो उसे घोर आपत्तिजनक। वो अलग बात है कि ये महिलाओं में रसो चाशनी ढूंढने वाला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हो सकता है, महिलाओं से दुष्कर्म करने वाला नेता प्रतिपक्ष हो सकता है, महिलाओं का यौन शोषण करने वाला उपनेता प्रतिपक्ष हो सकता है। ये कांग्रेस के संस्कार है भाई। इन्हीं सब संस्कारों को लेकर अगर माननीय मुख्यमंत्री हमारी माँ बहन बेटियों को अलर्ट करते हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वो मातृशक्ति के प्रति संवेदनशील हैं और उनके
भावों को, जिस प्रकार इन्होंने प्रयास उड़ाया कि लाडली बहना के नाम पर सरकार बनाई और लाडली बहनों के खाते में पैसे नहीं डालेंगे, इन्होंने उस स्कीम को भी पूरी तरह समझा नहीं। 1,000 रुपए से स्टार्ट होकर 3,000 तक जाने वाली स्कीम, जिसमें शुरुआत में ही कहा था 1,000 रुपए, 1,250, 1,500, 1,750, 2,250, तत्पश्चात 2,700 और 3,000, 5 साल के लिए कहा था। उसका इन्होंने मजाक उड़ाया कि कुछ दिनों में ये योजना बंद हो जाएगी। क्या हुआ? अभी 12 नवंबर को 1,26,36,000 महिलाओं के खाते में 1,875 करोड़ रुपए डायरेक्ट डाले। तो हम कहते नहीं है, हम माँ बहन बेटियों के दुखों को उबारने के लिए प्रयासरत रहते हैं, चाहे वो उज्ज्वला बहना के नाम की योजना हो या लाडली लक्ष्मी योजना हो, जिसमें हम स्कूटी वितरण तक कर रहे हैं, उसका भी इन्होंने मजाक उठाया जी कि स्कूटी आज तक किसी छात्र को नहीं दी। हमने दी ना 3,000 से ज्यादा छात्राओं को। तो हम काम कर रहे हैं और वो माँ बहन बेटी देख रही है। मैं ये कांग्रेस पार्टी के लोग सिर्फ मुंह चला रहे हैं, प्रोपोगंडा रच रहे हैं और बिना ग्राउंड वर्क किए चुनाव में जाते हैं। कभी चुनाव आयोग हार निकम्मे पद की हद ये है कि कभी हार का ठीकरा चुनाव आयोग पे फोड़ते हैं तो कभी ईवीएम के ऊपर फोड़ते हैं, बजाय अपना ग्राउंड वर्क करने के या अपने संगठन को मजबूत करने के। अच्छा, ठीक है। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री बहुत मेहनत कर रहे हैं और उनके मेहनत का परिणाम हमको 2 साल के अंदर देखने को मिल रहा है, चाहे वो इन्वेस्टर मीट के माध्यम से हो या हमारे किसान भाइयों के दुख दर्द को लेकर हो या लाडली बहनों को लेकर हो, ठीक है, या रोजगार को लेकर हो, ठीक है, सब तरफ प्रयास जारी है। रमेश जी का रुख करते हैं। रमेश जी, हम थोड़े टाइम से देख रहे हैं जो चुनावी राजनीति है और जब चुनाव पीक पर चलता है, वोट मांगे जाते हैं, तो नारी शक्ति को अब सिर्फ एक सिंपल कैटेगरी में नहीं डिवाइड किया जा रहा है। पहले ये लगता था कि बहुत सौम्य भाषण दीजिए और आप आकर्षित कर लेंगे, आपको वोट मिलेगा। अब आपको बताना पड़ता है कि आप बदले में, वोट के बदले में, एवज में महिलाओं को देने क्या जा रहे हैं, और वो चीज़ बहुत उनको अट्रैक्ट करती है। जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना का पैसा बढ़ाने की बात कही थी, अभी 1,500 रुपये, मुख्यमंत्री ने इसे 3,000 रुपये तक ले जाने की बात कही है। पैसे बढ़ रहे हैं तो विश्वास भी आपको पैदा करना होगा, बाकायदा तथ्यों के साथ, बाकायदा उस धनराशि के साथ। देखिए, मोटे तौर पर समय के साथ समाज में जागृति आई है। एक समय हुआ करता था कि राजनीतिक पार्टियों ने कोई वादा कर लिया, कोई नारा उछाल दिया, कोई सिद्धांत बता दिया, लेकिन उस पर कभी अमल किया नहीं। उसके कारण और चुनाव बराबर लोग जीत लेते थे। लेकिन समय के साथ चूंकि जागृति आई है, तो अगर आपने कुछ घोषणा की है, कुछ नीति बनाई है, तो आपको उस दिशा में काम करना ही पड़ेगा। ये समाज में अब जागृति आ गई। आप अगर देखें, महिला की और किसानों की बात बहुत होती रही है, स्वतंत्रता के बाद से ही बात होती रही है, लेकिन प्राथमिकता अगर मिली है तो ये कुछ वर्षों में ही मिली है, किसान को भी और महिला को भी। मैंने किसानों की खाद बीज के जो लोन होता था, उसमें जमीन नीलाम हो जाती थी, 16%, 18% तक का ब्याज लगता था, उसमें पेनाल्टी भी लगती थी। फिर वो जो 0% देना शुरू किया, या बांध भी बन गए तो नहरें नहीं बनती थी। तो लेकिन कहीं ना कहीं ये जो 4 चीजों को प्राथमिकता में लिया है, गांव को, महिला को, गरीब को, युवा को, मैं समझता हूं आज अगर भारत की प्रगति में परिवर्तन आया है तो इसी का कारण आया है। और जागृति भी आई है। अगर आपने महिला की बात कही है तो आपको फिर महिला के हित में आपको कुछ ना कुछ निर्णय लेना ही पड़ेगा। किसान की बात कही है तो कुछ ना कुछ निर्णय लेना ही पड़ेगा। ये जो लाडली बहना योजना का ये जो राशि जारी हुई है, तो मैं समझता हूं ये वाकई एक जागृति का अभियान है, और जागृति के कारण ही ये एक प्रकार से आपने भी कहा गेम चेंजर, या भाजपा की एक बड़ी ताकत पूरे देश में महिला वोटर इसमें बन रही है। तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस को कहीं ना कहीं इसका कोई विकल्प इसको तलाशना ही पड़ेगा। इसका वो विकल्प क्या कर सकते हैं? बहुत सारी चीजों को कहने से काम नहीं चलेगा। जैसे कहती है यहाँ जरूर जी बताइए। हाँ रमेश जी बोलिए अपनी बात।
हाँ, तो कुल मिलाकर के केवल अब कहने से, आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा, आपको नीच से अलग हट करके नीति बनाना पड़ेगी। तो एक जमाना हुआ करता था, कांग्रेस नीति भी बनाती थी, नारे भी बनाती थी। कई कांग्रेस के ऐसे नारे थे जो आज भी लोगों को याद है। तो जैसे 100 दिन में हम महंगाई कर देंगे, या जात पर ना बात पर वोट लगेगी हाथ पर, इंदिरा जी के नाम पर, ये जो नारे हुआ करते थे उनके, वो नारे लोगों को आज भी याद रहते थे। लेकिन अब वो कहीं ना कहीं, वो जो उनका प्रज्ञा शक्ति थी, वैचारिक शक्ति थी, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमजोरी आई है। अब आरोप केवल नारो, या तो ईवीएम की बात होगी, या निश्चित रूप से तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नीति बना करके, सिद्धांत बना करके इसका तोड़ उनको खुद निकालना पड़ेगा। नारों से ही तो केंद्र में नरेंद्र मोदी आते हैं। पूरी देश देख रहा था, उनके नारे सुन रहा था। पार्टी बाकायदा नारों से आई है। अगर हम अतीत में जाएंगे तो ये नारे बहुत अहम है। बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। मुझे लगता है अंबिका जी को और उनकी पार्टी को इस पर तो स्टडी करनी होगी कि साहब अंबिका जी, नारे तो आपको भी तैयार करने होंगे, लेकिन नीति के साथ। जैसा रमेश जी कह रहे हैं, पहले नीति भी तैयार करनी होगी। अगर आप दौड़ में हैं तो आपको और तेज दौड़ना पड़ेगा। देखिए पांडे जी, सरकार का ये कर्तव्य होता है कि आप भावनात्मक मुद्दों के सहारे राजनीति ना करें। आप जन कल्याण के लिए कितनी योजनाएं ला रहे हैं, बेरोजगारी कैसे दूर कर रहे हैं, किसानों की समस्याओं का कैसे निराकरण कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति कैसे चुस्त और दुरुस्त कर रहे हैं, और जो पलायन प्रदेश में हो रहा है उसको कैसे आप रोक रहे हैं। जो जीवंत मुद्दे हैं उनको तो आप छोड़ देते हैं, इमोशनल मुद्दों को ले लेते हैं, नारेबाजी करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से बात कर रहे हैं कि हम आपको दे रहे हैं पैसे, अरे ये क्या पैसे दे रहे हैं, ये तो जनता का पैसा है। आपने कमिटमेंट किया था, आपने वादा किया था, आप कैसे तरसा के पैसे दे रहे हो। आपने जब वादा किया था उसी समय आपको 3000 रुपए दे देना चाहिए था। अब हम समझते हैं कि आप जब चुनाव आ जाएगा एक माह पहले आप 3000 रुपए कर देंगे। आप 100 रुपए बढ़ा रहे हैं या 200 रुपए बढ़ा रहे हैं। तो ये सब जो भी आप करते हैं राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए करते हैं। आपके अंदर वो संवेदना नहीं है कि हमें लोक सेवा का काम करना है। आप केवल और केवल अपनी सत्ता को बचाने के लिए वचनबद्ध हैं। पूरी तरह से उसमें पूरी ताकत झोंक देते हैं, प्रशासन की झोंक देते हैं, खजाना आप खाली कर देते हैं। आप कैसे भी वोटर को सोचने समझने का मौका ही नहीं देते हैं। आपके पास केंद्र इतना आपके ऊपर मेहरबान है कि आप 5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में हैं, 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा। एक जो नवजात पैदा होगा वो 70,000 कर्ज के साथ पैदा होगा, उसका क्या दोष है। ये आपका ये चमत्कार है, ये आपकी उपलब्धियां हैं। ये इस प्रकार से आप कभी भी इस पैसे की दम पर जब वोट खरीदोगे, पैसे के प्रलोभन में वोट खरीदोगे, तो अवांछनीय तरीकों से आप सत्ता आती आओगे। योगेश जी, लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा। योगेश जी, आपसे प्रतिक्रिया। देखिए विवेक जी, कमलनाथ सरकार को मौका दिया था मध्य प्रदेश की जनता 2018 में। क्या किया? 15 महीने तक खजाना खाली है का रोना रोया। संबल योजना जैसी महत्वाकांक्षी और मातृशक्ति के लिए आवश्यक योजना, उसका बजट ब्लॉक कर दिया। तो हम जो माँ बहन बेटियों के लिए कर रहे हैं और जो योजनाएं संचालित थी वो कांग्रेस आकर बंद कर देती है जी। तो क्या मध्य प्रदेश की जनता ये देख नहीं रही है? और दूसरी तरफ आप वल्लभ भवन में एक बड़ा बाबू 2 छोटे बाबू बिठाकर वसूली अभियान चालू कर देते हो। जनहित से जुड़े मुद्दे लेकर जब विधायक आते हैं तो उनको चलो चलो कर देते हो। तो जो कार्यशैली है, कहने का मतलब ये है, जैसा कि आरोप अंबिका शर्मा जी ने लगाया कि आप वोटों के लिए ये कर रहे हो, सरकार बचाने के लिए कर रहे हो। अगर हम मान भी लें कि हम ऐसा कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या कर रहे हैं साहब? हम तो एक राजनीतिक दल है, सरकार बनाएंगे, जनहित से जुड़े हुए कामों के ऊपर। आपकी इसी बात के साथ इस कार्यक्रम का समापन करते हैं और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। हमारी बातचीत शुरुआत हुई थी एलिगेशन से, आरोपों से, और बढ़ते बढ़ते हम यहां तक पहुंचे कि साहब
जब चुनाव चल रहे होते हैं या चुनाव नहीं भी होते हैं तो ये वार पलटवार का दौर जरूर चलता रहता है। ये जनता से जुड़ने का बहुत बेहतर तरीका है, इसे तो मानना ही होगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश से मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए VSTV। नमस्कार।